नमस्कार दोस्तों, म्यूजिक अनकवर के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पीयूष कश्यप। मैंने क्लिनिकल रिसर्च और मेडिसिन के क्षेत्र में कई सालों तक काम किया और अपने म्यूजिक के पैशन को फॉलो करने के लिए अपना कैरियर स्विच करके मैं स्वर मंगल के माध्यम से आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं बांसुरी की कहानी, बांसुरी वादक की जुबानी, और मैं स्वागत करना चाहूँगा मेरे मित्र शर्विल वैद्य, जो कि बहुत ही अच्छे बांसुरी वादक हैं। तो आइए जानते हैं बांसुरी की कहानी, एक बांसुरी वादक की जुबानी। जी पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इधर बुलाने के लिए। वैसे हम दोनों ये जो वार्तालाप करने वाले, जो डिस्कशन करने वाले, वो हम दोनों के लाइफ स्टोरी से भी काफ़ी थोड़ा जुड़ा हुआ है। तो जस्ट टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन, मेरा भी एक सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड था। सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड को साइड पे रखकर मुझे फ्लूट के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा आने लग गया और उसकी वजह से स्वर मंगल के द्वारा मैं आपके यहाँ पे आज प्रस्तुत हूँ और हम दोनों साथ में जो है इस म्यूजिकल जर्नी के अंदर काफ़ी लंबे समय से हैं। आई गेस तो 4 साल 5 साल हो गए सर हम दोनों को इस जर्नी के लिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर की दुनिया से संगीत तक का सफ़र आपने कैसे तय किया और आपने बांसुरी ही क्यों चूज किया? तो बिफोर स्टार्टिंग आपने जो मुझे सवाल किया कि सॉफ्टवेयर से आपका बांसुरी तक का सफर कैसा रहा, तो मैंने जो स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले तो मैं जॉब ही कर रहा था ऑब्वियसली, जो सब लोग करते हैं। हम सभी मिडिल क्लास के अंदर जो हमें जो शिक्षा दी जाती है कि हम लोग को पढ़ाई कर हम लोग को जॉब पे जाना है वगैरह वगैरह। बट कहीं ना कहीं एक मेरे दिमाग में ये भी था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। अब इसका जो तात्पर्य है वो आगे जाके पता चलेगा कि तो जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर कर रहा था, तब जाके एक पॉइंट पे ऐसा आया कि मेरे डैड जो थे, उनके कबर्ड से मुझे फ्लूट दिखी थी। एक रिकॉर्डर फ्लूट थी, नॉर्मल वाली, लेकिन बाम्बू वाली अच्छी क्वालिटी की फ्लूट थी। तो मैंने ऐसे ही देखा, मैंने उनको बोला कि पूछा कि ये फ्लूट आप बजाते थे? बोला हाँ बजाता था, लेकिन फिर जॉब वगैरह के वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। वहाँ पे मुझे एक लगा कि नहीं यार, मुझे ये सवाल मैं जब एक एज पर पहुंच जाऊंगा, मुझे ये नहीं चाहिए कि यार मैं कर सकता था या मैं कर देता। तो मैंने बस एक शुरुआत की कि नहीं, मैंने उसी समय एक फ्लूट के इंस्टीट्यूट में जाके जो है वो फ्लूट सीखा वगैरह वगैरह, और मैं ये पॉइंट पे पहुंचा जहाँ पे मैं एक अच्छे खासे लेवल पे फ्लूट प्ले भी कर रहा हूँ, शोज भी कर रहा हूँ। और इसी फ्लूट की वजह से जो मैंने कहा था कि मुझे बिजनेसमैन बनना था, तो अल्टीमेटली हम दोनों इस जगह पे लैंड हुए जहाँ पे हम दोनों की मुलाकात भी वही इंस्टीट्यूट में हुई थी जहाँ पे मैं फ्लूट सिखा रहा था। जी हाँ, मुझे अब तक याद है कि मैं आपसे मिला और आपकी फ्लूट सुन के मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया था। और उसके बाद से ही हमारी मुलाकात होती रही। हाँ। कभी किसी और इंस्ट्रूमेंट को लेकर भी हमने चर्चा की और काफ़ी अच्छी हमारी मुलाकात होते रही, और धीरे धीरे करके हमने सोचा कि क्यों ना हम इस चीज को आगे बढ़ाएं। इसमें बस मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगी, हमारी जो बिजनेस की शुरुआत थी वो बार्टर सिस्टम से हुई थी कि मैं इनको फ्लूट सिखाता था और ये इनके बदले में मुझे तबला सिखाते थे। तो इनका जो बैकग्राउंड था वो तबले वाला था, तो मैं भी काफी रिदम को लेके इंस्पायर्ड था, क्योंकि फ्लूट और तबला दोनों साथ में जाते हैं। आपने काफी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मेरी जो इंस्पिरेशन है वो राकेश चौरसिया जी है, और वो जाकिर हुसैन साहब का जो अभी नहीं रहा हमारे साथ, जी उनके साथ बजाते थे। तो मैं भी वही चाहता था उनके साथ, और वो एक्चुअली रियलिटी में होने वाला है और होगा भी जरूर आगे, और बहुत सारे जी जरूर होगा। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि ये जो शब्द है बांसुरी, इसकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और ये कैसे प्रचलन में आया? ओके, बांसुरी उनके वर्ड में ही बांस में से जो सुर निकले उनको कहते हैं बांसुरी। अभी इसके एक छोटी सी कथा जो है वो कृष्ण से रिलेटेड, ज्यादातर जो हमारे श्रोता होंगे वो कृष्ण को बांसुरी के उत्पादक शायद से मानते होंगे कि उन्हीं की तरफ से बांसुरी जो है उसकी लेगेसी यहाँ पर शुरू हुई है। काफी सारी चीजें हैं जो शायद से डायरेक्टली रिलेटेड या इनडायरेक्टली रिलेटेड हुई जी। तो जब कृष्ण भगवान जो है वो अवतरित होने वाले थे, तो वहां पे जैसे कि हमें पता है हमारे त्रिदेव है ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जी तो ऑलरेडी जो धरती का निर्माण कर चुके थे। अब जो विष्णु भगवान का जो समय आया जहाँ पे उनको अवतार लेना था, तो वहां पे हुआ ये कि अवतार तो वो लेने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन शिव जी थोड़े बुरा मान गए कि आपके अवतार के अंदर मुझे भी मेरा भाग निभाना है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बांस के पेड़ का स्वरूप ले लिया
और बांस में से जो है कृष्ण भगवान ने बांसुरी बनाई और उस तरह से बांसुरी की उत्पत्ति हुई। और इसमें यह भी सवाल है कि बांस ही क्यों, क्योंकि बांस ही एक ऐसा एकमात्र पेड़ है जो अपने जड़ से ही हॉलो होता है, बीच में से ओपन होता है। जी, आपको जी, उसके अंदर काफी, जो हम लोग जंगल वगैरह में भी जाते हैं तो कई बार अगर पानी की दिक्कत हो जाती है तो बहुत लोग बोलते हैं कि बांस के पेड़ को बीच में से काट दो, आपको उसमें पानी मिलेगा। तो वाटर स्टोरेज वाला जो पार्ट है तो अंदर काफी स्मूथ होता है, उसके रेशे काफी लंबे लंबे होते हैं, तो उसी का इस्तेमाल करके जो है वो हम लोग को बांसुरी मिली थी। तो ये बांसुरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये इसकी कहानी है। वाह, तो देखिए दोस्तों, इन्होंने कितनी खूबसूरती से उस प्रश्न का जवाब दिया और आगे मैं यही उम्मीद रखता हूं कि इसी खूबसूरती के साथ आप हमें और भी जानकारी देंगे। तो सर, ये एक माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट आपने हमें बताया फ्लूट का, कि कैसे बांसुरी की उत्पत्ति हुई और वो कैसे भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में बांसुरी को लेकर आए। लेकिन मॉडर्न जमाने में अगर हम इतिहास की बात करें, आज आर्कियोलॉजिकल इतने सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि आपकी रिसर्च क्या कहती है कि बांसुरी कब आई? तो एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल था, क्योंकि ज्यादातर जब ये सवाल के पहले भी मैंने मेंशन करी कि कृष्ण रिलेटेड जो एक वीडियो थी मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने बनाई है कि कृष्ण ने बांसुरी क्यों चुनी। वो चाहते तो हमारे श्रोता वहां जाके देख सकते हैं। बट इसका जो हिस्टोरिकल, जो फैक्ट बेस्ड है, जो हम लोग हमारा जो एक्चुअल बैकग्राउंड है साइंस रिलेटेड, कि हम लोग फैक्ट्स पे भी थोड़ा ज्यादा जोर देने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, जी हाँ। तो फ्लूट का जो ओरिजिन जो हम लोग को मिला था जब हम लोग होमोसेपियंस से, जैसे कि निएंडरथल से बढ़ के होमोसेपियंस पे आए थे, तो जैसे जैसे इंसान बढ़ते गया वैसे वैसे उसको भी एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ी थी। तो वो टाइम पे तो इतना दिमाग था नहीं, तो वो टाइम पे हम लोग ने जो आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च की थी, तो वहां पे यूरोप की तरफ 40,000 साल पहले ऐसी बांसुरी मिली थी जो हड्डियों से बनी थी। अभी इसी को मैं माइथोलॉजी से भी कनेक्ट करना चाहूंगा कि एक कथा ऐसी भी कहती है कि जब विष्णु जी अवतार लेने वाले थे, कृष्ण का अवतार लेने वाले थे, तब शिव जी को जो है उनको कुछ अपनी तरफ से भेंट देनी थी कि आप इसका इस्तेमाल अपने अवतार में जो है वो करना और आप उसी के हिसाब से पहचाने जाएंगे जी। तो ऋषि दधीची दो थे जिनकी हड्डियों से वज्र बना था, उन्हीं की हड्डियों का इस्तेमाल करके बांसुरी भी उन्होंने भेंट कर दी थी। अब ये जो है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट ये कथा है, काफी प्रचलित है, हम लोग को गूगल में भी मिला, आपने भी शायद से पढ़ी होगी कहीं पे, कहीं ना कहीं। तो ये बस इसका एक कनेक्शन दे रहा हूँ कि हड्डियों वाला जो बांसुरी वाला ढांचा था वो हम लोग को यूरोप से मिला था, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे कॉलोनीज बसती गई, जैसे जैसे कंट्रीज बनते गए, जैसे हम लोग होमोसेपियंस से सेपियंस बने वगैरह वगैरह करते करते हम लोग ने हमारे जो भारत देश में हमने जन्म लिया है, तो वहां तक पहुंचने का सफर जो बांसुरी का था वो इस तरह से था, और धीरे धीरे करके जो है वो आगे बढ़ी। तो सर, अभी तक हमने दर्शकों ये जाना कि बांसुरी का इतिहास कैसा था और माइथोलॉजिकल और मॉडर्न सिविलाइजेशन में उसका क्या कनेक्शन था। अब हम जानने वाले हैं हमारे मित्र से कि इंडिया में हमेशा, भारत में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को बहुत ऊपर माना गया है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत सारे राग हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं अलॉन्ग विथ वोकल्स। तो सर, इंडिया में ऐसे कौन से पायनियरिंग प्लेयर रहे हैं जिन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बांसुरी पर सबसे ज्यादा काम किया, और किसे तो इसका पिता कहा जाना चाहिए? इसमें तो सबसे पहला नाम जो आता है वो है पंडित पन्नालाल घोष जी का जी। तो उन्हीं का नाम हम जानते हैं, वो इसीलिए क्योंकि पहले जब बांसुरी, जैसे कि मैंने बताया कि बांसुरी की शुरुआत जो थी वो हड्डियों से हुई थी, और उसका तो प्रूफ है, हिस्टोरिकल प्रूफ है जी। पर आते आते पहले के इनिशियल स्टेज में जब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आ रहा था, तो ज्यादातर करके वो जो तार वाले वाद्य थे, जैसे कि सितार हो गया, वीणा हो गया, उनका इस्तेमाल ज्यादा होता था। बांसुरी का उसमें एंटर तब हुआ जब पन्नालाल घोष जी ने इसको हाथ में लिया। इसके पहले भी बहुत सारे वादक थे, बट बांसुरी के अंदर जो है वो इतनी रेंज नहीं थी कि वो सारे इंडियन क्लासिकल राग बजा पाए। तो उसके अंदर जो है मॉडिफिकेशंस वगैरह इतने थे नहीं, जो चले आ रही थी वही उसमें जो है वो चले जा रहा था, मतलब ना कोई मॉडिफिकेशन, ना कुछ, ना कोई एक्सपेरिमेंट, बस वही चले जा रहा था।
तो एक और पंडित जी का जो मैं है वो नाम लेना चाहूंगा, पंडित केशवराव गुरव, जो ग्वालियर घराने से बजाते थे जी। ये पन्नालाल घोष जी के पहले थे। इसका भी एक स्टोरी इसलिए है क्योंकि हम लोग ज्यादा करके जो है वो पन्नालाल घोष जी को ही जानते थे, जो फादर ऑफ मॉडर्न बांसुरी कहा जाता है जी। तो उनका नाम क्यों इतना प्रचलित हुआ और केशवराव गुरव जी का नाम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छी, मतलब जो लिमिट वो बांसुरी में बनी थी वो उसमें बहुत ही अच्छी प्ले करते थे और उनका काफी नाम भी था जी। बट पन्नालाल घोष जी ने जो है उसमें थोड़ा मॉडर्नाइजेशन लाया कि पहले जो छेद होते थे बांसुरी में वो सिर्फ 6 होते थे जी। एक 7वां छेद उन्होंने जो है वो अंदर इजाद किया और उसको जो है बजाने के तरीके में काफी सारे चीजें जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, इसलिए पन्नालाल घोष जी का नाम जो है वो पायनियर्स में माना जाता है कि उनको फादर ऑफ मॉडर्न बांसुरी कहा जाता है और बहुत सारी चीजें भी उन्होंने बताई थी। जी सर। तो सर जैसा कि हमारे दर्शकों को आपने बताया कि उन्होंने बांसुरी में मॉडिफिकेशंस किए, तो ये मॉडिफिकेशन एक होल को ऐड करने तक ही था या कुछ टेक्निकली भी जो प्लेइंग स्टाइल है वो भी उन्होंने उसमें कुछ इजाफा किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि अभी जो बांसुरी में हम लोग देखते, अभी जो मॉडर्न तरीका जो हम लोग बांसुरी को इस्तेमाल करते हैं, तो हमें 2 तरीके पता है कि एक तंत्रकारी पद्धति होती है और एक गायकी पद्धति होती है। बट इसका जो ओरिजिन जो था वो पन्नालाल घोष जी ने शुरुआत कहाँ से की थी कि उन्होंने जो मींद लेने का तरीका, गमक लेने का तरीका, तुत्कार लेने का जो तरीका, तो वो सारा चीज जो है उन्होंने इन्वेंट किया था। क्योंकि हमने जब बांसुरी बजाना शुरू किया तो उसमें बेंडिंग द नोट्स, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ज्यादा करके जाना जाता है उसके सुरों को मोड़ने के तरीके से जी। उसमें हम लोग जो है वो गायकी पद्धति हो या तंत्रकारी हो, उसमें हम सुरों को किस तरह से ट्रांजिट करते हैं, एक सुर से दूसरे सुर में जाने के लिए जो हम लोग को मजा आता है, जो राग बजाने में जो मजा आता है, इसलिए आता है क्योंकि हम लोग वो नोट को उस तरह से ले पाते हैं। जैसे कि सितार हो गया या तानपुरा हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें हम लोग एक नोट से दूसरे नोट में जा पाते हैं। तो ये जो मींड लेने का और गमक लेने का जो तरीका था वो पन्नालाल घोष जी जो है वो लेकर आए थे। और उसके बाद जब उसका बांसुरी की जो एक रेंज हमें मिली थी, उसकी वजह से बांसुरी को उसके बाद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में इंडियन क्लासिकल वाद्य के रूप में जो है उसको माना गया और तब से लेकर अब तक वो बांसुरी की जो लेगेसी है वो चली आ रही है। वाह, बहुत ही अच्छी जानकारी हमें एक और शर्विल सर ने दी है कि कैसे पन्नालाल घोष जी ने बांसुरी को ना सिर्फ एक नया रूप दिया बल्कि उसमें उसे बजाने के और भी नए नए तरीके उन्होंने इसमें उसको बजाने की टेक्निक में इजाफा किया। तो सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है हमारे दर्शकों को कि पन्नालाल घोष जी ने बहुत ही अच्छा मॉडिफिकेशन किया, एक 7th होल उन्होंने ऐड किया, प्लस उन्होंने काफ़ी सारी टेक्निक्स भी डेवलप की, जैसे आपने बताया गमक की, मींड की, तुत्कार की। तो सर अब थोड़ा और डिटेल में हम जानना चाहते हैं कि जैसे ही उन्होंने वो 7th होल ऐड किया बांसुरी में, तो उससे बांसुरी में क्या इफेक्ट आया? ओके, ये काफी टेक्निकल सवाल आपने मुझे किया। अभी जैसे कि अभी कोई एक मैं रेंज लेता हूँ, जैसे कि सारे गामा पाधा निसा, ठीक है, तो सारे गामा पाधा निसा हम लोग सा को एक सा से मानकर तीव्र सा तक पहुंचते, हम अपनी रेंज बढ़ाते हैं जी। लेकिन वहां पे हमारे गाने के लिए हम लोग गाना ऐसे ही चूज करते हैं जहां पे हम कुछ नोट्स नीचे जा पाए और कुछ नोट्स ऊपर जा पाए, जहां पे हम वो गाने को पूरी तरह से निभा पाए जी जी। अब जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि लता मंगेशकर जी जो है, तो उनकी जो आवाज थी वो ऑलरेडी एक काफी हाई पिच पे थी जी। तो उनके लिए नीचे जाने के लिए उनको एक लेवल और अप गाना पड़ता ताकि वो उतना नीचे जा पाए। बट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के लिए वो चीज लागू नहीं होती। जैसे कि अगर मैं किसी कीबोर्ड प्लेयर का बोल दूं या किसी सारंगी वादक को बोल दूं या किसी सितार वादक को बोल दूं जी, हमें हर स्केल में बजाना पड़ता है। तो बांसुरी में जब वो एक्स्ट्रा होल ऐड किया तो हम मंद्र सप्तक तक जा पाए, नहीं तो मेरे पास वो रेंज नहीं थी। बांसुरी के अंदर अगर मैं हर स्केल की, जैसे कि आपको पता है हमारे पास 12 स्केल है, तो 12 बांसुरी है, लेकिन उसमें भी 2 वर्जन है, एक बेस वाली फ्लूट आती है जी। और एक मिडिल वाली फ्लूट आती है जी जी जी। मिडिल वाली फ्लूट ज्यादातर के हम लोग अगर कोई आइकॉनिक ट्यून जैसे कि हम लोग सुनते हैं जी,
तो उसके अंदर वो यूज की जाती है। लेकिन ज्यादातर जो मेडिटेशन वाली जो फ्लूट होती है या फ्लूट की म्यूजिक होती है, ज्यादा करके उसमें बेस वाली फ्लूट बजाई जाती है, क्योंकि वो हम लोग को इंटरनली काफी सुकून देती है। तो बांसुरी को ज्यादा करके हम लोग जो है वो मेडिटेशन से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि जैसे कि अगर योगा डे होता है तो योगा डे में भी मुझे काफी बार बुलाया जाता है, जहाँ पे एक योगा इंस्ट्रक्टर होता है और जहाँ पे बैकग्राउंड में एक म्यूजिक प्ले होते रहता है। तो वो इंस्ट्रक्शन जो है वो फ्लो डेवलप करता है जी। तो जो 15 सप्तक वाला जो ऐड हुआ था उसकी वजह से वो डेप्थ मिला हम लोग को। अगर मैं चिल्लाकर बोलूंगा तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन मैं अगर उसको थोड़ा सहम के एक अच्छे ढंग से नॉर्मल आवाज में बोलूंगा तो उसका ज्यादा इफेक्ट होता है। तो बांसुरी भी वैसे ही काम करती है कि ज्यादातर बांसुरी एक ऐसा नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है जो 80% ह्यूमन से ही बचता है, क्योंकि उसमें फूक भी मुझे मारनी है जी, मुझे उंगलियों से उसके सुर भी मुझे ही चेंज करनी है, सोचना भी मुझे ही है जी, ताल को भी मुझे उसी वक्त फॉलो करना है जी। तो जी, उस समय के लिए फॉर दैट मोमेंट मेरे पास कुछ और सोचने का समय नहीं है। अगर मैं बांसुरी प्ले कर रहा हूं तो मैं बांसुरी ही प्ले कर रहा हूं, मैं प्ले करते करते कुछ और नहीं सोच सकता। ये ऑब्वियसली दूसरे इंस्ट्रूमेंट के लिए भी सेम टू सेम फॉलो होता है, बट बांसुरी मेरे लिए इसलिए कनेक्ट करती है क्योंकि वो मोस्टली सोल से बजाई जाती है। तो और जो बांसुरी बजाते हैं जो हमारे हिंदू भाई है तो ज्यादा करके जो है वो कृष्ण से ही रिलेट करते हैं। तो कृष्ण जो है वो मेरे अंदर बसे हुए हैं जी। और अगर उन्होंने ये बांसुरी बजाई, अगर वो इतनी खूबसूरत बजा सकते तो वहां पे उनका शायद से 0.5% भी अगर मैं बजा लूं तो शायद से मैं एक क्षेत्र में थोड़ा अपना नाम कर पाऊंगा जी। तो बहुत ही खूबसूरत जानकारी सर आपने अगेन हमारे दर्शकों को दी है। तो अगला सवाल मेरा इसी चीज को लेकर है कि जैसे हमारा टाइटल है बांसुरी की कहानी, बांसुरी वादक की जुबानी, तो एज ए बांसुरी वादक क्या आप वो लेगेसी जो पन्नालाल घोष जी या और हमारे एंसेस्टर्स जो भी बड़े प्लेयर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, राकेश चौरसिया जी, जो भी ये लोगों ने ऐड किया है, एक लेवल सेट किया है, क्या आप भी वो सब चीजें फील कर पाते हैं? और अगर कर पाते हैं तो किस तरीके से आपके गुरुजी ने, अगर आपको कुछ बताया अब गुरु तुल्य तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा अपने आप को कि उनसे ही सीखा है, तो उनकी तुलना में तो आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अभी जैसे कि आप बोल रहे हो कि क्या आप वो लेगेसी फील करते हैं, तो जैसे मैंने भी बहुत सारे गुरुजियों से और टीचर से सीखा हुआ है जी। तो सीखते 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 मैंने अपनी स्किल्स में बढ़ोतरी की। इट्स ऑलवेज कि वी कीप ऑन एडिंग आवर स्किल्स मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। अगर मैं 4 साल पहले अपने आप को देखूं और मैं अब अपने आप को देखूं तो उसमें काफी ज्यादा फर्क जो है वो आते रहता है जी। तो जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है वैसे वैसे आपकी प्लेइंग स्टाइल भी बदलती रहती है, और आपको अगर काम मिलते रह रहा है इट मीन्स दैट यू आर फुलफिलिंग व्हाट यू आर डूइंग। अब लोगों को ऐसा लगता है कि फेमस होने के लिए या प्रचलित होने के लिए आपका कोई अच्छा बैकिंग होना जरूरी है। देखिए, वो हर किसी के नसीब में होता नहीं है, किसी को कोई लेगेसी मिलती है। जैसे कि अभी राकेश चौरसिया जी है, पंडित राकेश चौरसिया जी, तो उनको उनके चाचा की लेगेसी मिली। जैसे कि हरिप्रसाद चौरसिया जी है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, तो उनकी लेगेसी, बट उसको मेंटेन करना उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल होता है जी। उसी तरह मैं भी अगर वो लेगेसी फॉलो कर रहा हूँ तो मैंने किसी एक गुरु से सीखा नहीं है, मैं भी सीखते 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 यहाँ तक पहुंचा हूँ। और दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि बांसुरी में भी काफी सारे इनोवेशंस हुए कि जैसे कि पन्नालाल घोष जी ने जो 7th होल ऐड किया तो उसमें तो बांसुरी की लेगेसी बनी, लेकिन उसको काफी वेस्टर्न कंट्रीज में भी एक्सेप्ट किया गया था। और अगर मैं बता दूं तो हमारे दर्शकों में से भी काफी लोगों ने देखा और आपको भी पता है कि एक मेटल फ्लूट भी आती है जो बजाई जाती है और वो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में एक्सेप्टेड है। आपको ट्रिनिटी लेवल की एग्जाम्स भी मिल जाएगी उसके ऊपर। तो इंडियन क्लासिकल बांसुरी और वो वेस्टर्न बांसुरी में भी काफी है, तो एक काफी अच्छा और बड़ा टॉपिक हो सकता है। बट मैं ये बोल रहा हूँ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इनोवेशंस भी करना और डिटेल में करना, इट्स अ वेरी बिग टास्क। तो जो ऑलरेडी सेट हो चुका है उसी में से आगे लेकर जाना, ये आपका रियाज, आपकी प्रैक्टिस, वो निर्भर करता है, उस पर निर्भर करता है कि अगर मैं बजाए जा रहा हूं तो आपकी बांसुरी में से ऐसा कौन से स्वर है जो सामने वाले को पसंद आते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा कि हम जब बांसुरी बजाते हैं तो ज्यादातर स्टेज के ऊपर जो हमारी आंखें बंद होती है कई बार जी,
जब हम सवाल जवाब करते हैं, सवाल जवाब में हम एक दूसरे को जरूर देखते हैं जी जरूर। लेकिन जब आलाप रहता है तो उस समय जो है वो आलाप, उस स्थिति में मैं क्या महसूस कर रहा हूं वो उस पे निर्भर करता है। अब जो राग बजा रहा हूं तो ऑब्वियसली मुझे वो उसका रस जो है वो लेकर आना पड़ेगा। जी वो रस मेरे लिए जो है उस समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर वो रस मैं महसूस कर पा रहा हूं तो वो बांसुरी जो है वो बोलेगी, लेकिन शब्द एक भी नहीं निकलेंगे जी। और जो रस वाली जो मैंने बात कही और जो है, तो इसके अंदर एक स्टेज प्रेजेंस वाली भी बात आ जाती है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो आपके लाइफ को आप अपने वाद्य में नहीं ला सकते। मैं उस समय क्या महसूस कर रहा हूं उसको छोड़कर मुझे स्टेज पर जाना पड़ेगा। मैं दुखी हूं तो भी मुझे स्टेज पर उतना ही निभाना पड़ेगा, मैं खुश हूं तो भी मुझे उतना ही निभाना पड़ेगा। तो आप जैसे कि बोल रहे थे कि क्या आप वो फील करते हो, तो हाँ, एक पॉइंट पे जहाँ पे एक समय ऐसा था जहाँ पे गुरुजी ने मुझे स्टेज पर बुला लिया था और बोला था कि तुम्हें साथ में बजाना है अगली बार, और मैं जरूर गया था। तो मुझे तो लगा था कि मैं बैकग्राउंड में बजा रहा हूँ, लेकिन हुआ ऐसा था कि गुरुजी ने जब स्टेज पर प्रवेश किया, गुरुजी आए वगैरह आए, उन्होंने बोला कि शर्विल शुरू करो। अब उस समय ना मैं तैयार था, तो मैं तो एकदम ऐसा पत्थर की तरह हो गया था कि मैं रिएक्ट करूं, मैं रिएक्ट ना करूं, बट उसकी वजह से मेरे मन से डर निकल गया। तो जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखा जाता है जैसे कि गुरु शिष्य परंपरा से जी, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है वो, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और गुरु शिष्य परंपरा में ये फर्क क्या था कि गुरु जी तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक वो तुम्हें लायक नहीं समझते कि ये तुम्हें सीख पाओ जी। तो अभी के जो शायद से स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं काफी रहते हैं, उन लोग जो है वो बाहर से बजे हुए ट्यून को अट्रैक्ट होकर कई बार आ जाते हैं कि अरे सर ये वाला ट्यून सीखना है, मुझे वो वाला ट्यून सीखना है, और उस पर कुछ गलत नहीं है। बट अगर आप टीचर पे ट्रस्ट करके उनके पास सीखने जाते हो तो मेरा थोड़ा सा मानना ये है, और मैं समझता हूँ कि आप भी इससे सहमत होंगे जी जी। कि गुरुजी को डिसाइड करना चाहिए कि तुम्हें क्या जरूरत है। मैं आपको गुरु, अपने आप को गुरु बोलूं नहीं बोलूं वो मुझे नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि सामने वाला जब लायक बनेगा तो मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही समझ जाएगा। अभी मेरे गुरुजी ने मुझे नहीं बोला था कि तुम शोज लो या तुम स्टेज पर जाके बजाओ। करते 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 उन्होंने बताया, और उस तरह से जो है वो मेरी जर्नी जो है अभी कंटिन्यू हो रही है, और उसकी वजह से ये स्वरमंगल है भी, जो शुरुआत अकेले हुई थी और फिर हम दोनों जुड़ गए उसके अंदर। जी जी जी। तो बहुत ही खूबसूरत जानकारी फिर से शर्विल सर आपने हमारे दर्शकों को दी, और बहुत ही अच्छा आपने डिटेल में लोगों को समझाया कि कैसे धन्यवाद गुरु और शिष्य एक तरीके से साथ में जुड़कर, जैसे कि मैं भी अपने गुरुजी से सुनता आ रहा हूँ कि क्लासिकल म्यूजिक सानिध्य विद्या है, ये साथ में रहकर ही सीखी जा सकती है। तो आप लोगों को मैं भी अपने तरफ से सजेशन छोटा सा देना जरूर चाहूँगा कि जितना हो सके अपने गुरुजी के पास रहें, जितना हो सके उनसे मिलते रहें और अपनी प्रोग्रेस को दिखाते रहें, जिसमें कि आपकी उन्नति हो और आपके गुरुजी को भी मालूम चले कि उन्हें अगला लेसन आपको क्या देना है जी। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने के पहले सर आप अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को एक लास्ट, एक की टेक अवे क्या देना चाहेंगे, एक मैसेज? मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि मैंने ज्यादातर देखा है काफी लोग जो है मेरे पास आते हैं शोज के बाद कि सर मुझे भी शुरू करना है, मुझे भी शुरू करना है, मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ। तो शुरू करने के लिए क्या जरूरत है? इच्छा से ज्यादा आपका वो डिसीजन। आपको अगर कोई चीज सीखना है, मैं सिर्फ बांसुरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं, अगर आपको सीखना है तो वो डिसीजन इंपॉर्टेंट है कि मुझे सीखना है। फिर आप बोलोगे कि हाँ मुझे सीखना है लेकिन मैं आज नहीं करूंगा, मैं कल नहीं करूंगा, तो हमेशा डिले हो जाता है। और ज्यादातर मैंने ऑडियंस में पाया है कि 90% ऑफ द ऑडियंस रहती है जो वो कुछ ना कुछ सीखना चाहती है, या तो वो तबला सीखना चाहेगी, या तो वो गिटार सीखना चाहिए, या तो फिर कीबोर्ड सीखना जरूर चाहती है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाती कि मुझे ये चीज के अंदर थोड़ा आगे बढ़कर मुझे वो एक डिसीजन लेना है कि मुझे इसमें टाइम देना पड़ेगा। अब टाइम वाला जो बात आ जाता है वहां पे ये है कि अगर कुछ भी सीखना है तो टाइम तो देना पड़ेगा।
अब जैसे कि आप स्कूल से शुरुआत हो गए थे, नर्सरी से शुरुआत की, तो आप सीधी तरह से सिर्फ 10वीं की एग्जाम तो दे नहीं सकते। आपको अपना जो करिकुलम है वो कंप्लीट करते 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 लेवल 1, 2, 3, 4, 5 और 10 तक आप जाओगे, एसएससी तक जाओगे, फिर डिग्री तक जाओगे। तो उसी तरह अगर आप म्यूजिक भी सीखते हो तो वो समझ लीजिए कि वो नर्सरी से ही शुरू करोगे, क्योंकि ना हमारे पास उसका बैकग्राउंड है ना कुछ है। तो शुरू करने के लिए कोई भी नई लैंग्वेज भी सीखनी है तो मुझे ABCD से ही शुरू करना पड़ेगा या क ख ग से ही शुरू करना पड़ेगा जी। उसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं जी जी। बट ये है कि एक बार अगर आपके रूटीन में वो बैठ गया तो आपके एग्जिस्टिंग रूटीन में वो सेट हो जाएगा, उसके लिए अलग से रूटीन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, वो डिसीजन लेने के बाद वो रूटीन बनाए रखना ये आपके ऊपर है। यहाँ पे गुरुजी भी आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकते। जी जी जी। तो सर अंत में मैं यही चाहूंगा कि बांसुरी की सिर्फ बात हुई है, अभी तक बजाना नहीं हमने तो हम यही चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए आप भले ही छोटी सी कोई भी धुन अगर बजा सकें अभी इस एपिसोड में। जरूर। तो मैंने जो सबसे पहली जो राग सीखी थी यमन जी, तो यमन के अंदर ही यमन कल्याण मिक्स थोड़ा होगा, लेकिन उसी के ऊपर थोड़ा सा जो है वो प्रकाश डालेंगे और उसी के ऊपर जो राग बजाकर हम इस एपिसोड का समापन करेंगे जी। प्ले करने से पहले ही, बांसुरी बजाने से पहले ही मैं माफी मांगना चाहूंगा अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, क्योंकि हम भी अभी सीख ही रहे हैं और मैं अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ अभी भी। तो इसी की एक कोशिश है, एक छोटी सी धुन जो है वो यमन राग में मैं सुनाऊंगा जी। बहुत ही खूबसूरत लगा शर्विल जी जैसा आपने बजाया, और आप सबने खुद वो फील किया होगा जब इन्होंने बांसुरी बजाई, जिस फीलिंग की मैंने काफी बार बात भी किया। तो आप सब भी, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने वो फील किया होगा राग यमन का, वो फ्लेवर जो इन्होंने छोटा सा दिखाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए जी। और मैं अपने दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा कि अभी आज के फर्स्ट एपिसोड में हमने बांसुरी की कहानी को लिया, तो अगर आपके मन में भी बांसुरी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या किसी और इंस्ट्रूमेंट के लिए आपके अगर मन में कोई क्वेरी हो, तो इस वीडियो के अंत में आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी को पोस्ट कीजिए और हम जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करना चाहेंगे। तो अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार।